अब लौट आते हैं उस आंकड़े पर जो बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहा है। ये नंबर है 35 लाख। कल चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची समीक्षा का अपडेट दिया गया। इसमें अब तक 1.59% वोटर मृत पाए गए हैं, यानी करीब 12.5 लाख वोटर अब इस दुनिया में नहीं है। 2.2% स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, यानी 17,35,000 के आसपास लोग हमेशा के लिए पलायन कर चुके हैं। जबकि 0.73% लोगों के नाम एक से ज्यादा जगहों पर मिले। मतलब यह है कि करीब 5,75,000 लोगों के नाम 2 जगहों की मतदाता सूची में पाए गए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिनका निधन हो गया या फिर जो बिहार से हमेशा के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट कर गए हैं या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं, उनके नाम कटने ही चाहिए। लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। इस पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने कैसे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, सुनिए। सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए ना कि आप लगातार मना करते रहे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है तो ठीक कीजिए। 3 महीने में कैसे आप ठीक कर देंगे? 14 करोड़ जनगणना नहीं हुई है। जनगणना अगर होगी तो बिहार का पॉपुलेशन अब 13 करोड़ नहीं, कम से कम 14 करोड़ हो गया होगा। 14 करोड़ लोगों के बीच में कौन मतदाता हैं, कौन ऑथेंटिक हैं, कौन ऑथेंटिक नहीं है, किनका नाम 2 जगह पे है, किनका नाम 1 जगह पे है, कौन मर गए, कौन जिंदा है, किनका जुड़ना चाहिए, कितना कटना चाहिए, ये 3 महीने में कैसे पॉसिबल है? तो कन्हैया कुमार का कहना है कि जिन 35 लाख लोगों के नाम कटेंगे, उन्होंने फर्जी तरीके से बीते 3 लोकसभा और बिहार के 4 विधानसभा चुनाव में वोट डाले। अब ये कोई कैसे कह सकता है कि जिनके नाम कटेंगे उन सब ने पिछले चुनावों में वोट डाले ही होंगे? अब तक जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे उनकी तादाद सिर्फ 4.5% है, जबकि करीब 86% से ज्यादा लोगों के गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं, जो बिहार में पिछले कम से कम 4 चुनावों में हुए मतदान से काफी ज्यादा हैं। अब जरा बीते 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव में बिहार में मतदान का हिसाब देखिए तो 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां कुल मतदान 56.66% था, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में 56.93% लोगों ने वोट डाले। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 57.33% मतदान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा 56.28% था। ऐसे में सवाल समझ से परे है कि जिन लोगों के नाम कटेंगे उन सब ने पिछले चुनावों में वोट डाले ही होंगे। अब आरोप हैं, आरोपों का क्या किया जा सकता है? महागठबंधन की ओर से किसी का यह कहना है कि जिंदा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो कोई इसे पिछड़ों के वोट काटने की साजिश करार दे रहा है। जिंदा रहते हुए भी लोगों का नाम काटा जा रहा है। पूरे बिहार में मतदाताओं के भीतर खलबली मच गया कि किन किन लोगों को बलि लिया जाएगा। जो गलत ढंग से लोग हैं उनको हटाने में क्या परेशानी है? ये लोग घुसपैठिए के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो होने नहीं देंगे हम लोग, और न चुनाव आयोग होने देगा। चुनाव आयोग बीजेपी का फ्रंटल बन चुका है। चुनाव आयोग चोरी करना चाहता है मैंडेट, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया है। एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, और वैसी ही कुछ कवायद वो बिहार में कर रहे हैं। हम संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। माननीय न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, जो भी निर्णय लेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। जनहित में मैंने कल ही आपको बताया था कि पत्रकारिता में सूत्र की अहमियत कितनी बड़ी और गहरी होती है, लेकिन बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को न जाने क्यों इस शब्द से इतनी एलर्जी हो गई है कि वो बार बार अपने ओहदे की लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कैसे पत्रकारों के सूत्र पर शंका जताते हुए मर्यादा तोड़ी है, आपको दिखाते हैं। अब बोलता है कि नेपाल का आदमी आ गया, बांग्लादेश का आदमी आ गया, म्यांमार का आदमी आ गया। हाँ, 2003 के बाद से अब याद आया। वही विदेशी लोग के वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तब कहा थे। और आप लोगों को बता दे, ये लोग केवल सूत्र के हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाते हैं सूत्र का नाम जोड़ करके। हमने कहा कि ये जो सूत्र है हम इसको मूत्र समझते हैं।
तो तेजस्वी यादव सूत्र को मूत्र करार देने में आमादा हैं और जगह जगह जाकर तमाम दूसरे मुद्दों को दरकिनार कर सबसे ज्यादा फोकस उनका इसी शब्द पर आ गया है। तेजस्वी आज सुपौल में थे। यहां उन्होंने एक नया चुनावी नारा भी दिया। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए काफी संख्या में लोग आए थे। तेजस्वी की सभा शुरू होने से पहले तेज बारिश भी हो गई। इस दौरान पंडाल से बाहर खड़े लोग भीगने से बचने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां को ही छाते के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए थे। अभी 9 जुलाई को पटना में बिहार बंद के दौरान महागठबंधन के ट्रक वाले मंच पर चढ़ने से सांसद पप्पू यादव को रोक दिया गया था। यह खबर हमने दिखाई थी प्रमुखता से। इस घटना को लेकर बिहार की सियासत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने पप्पू यादव से सहानुभूति दिखाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए थे। माना यह गया कि तेजस्वी ने पप्पू यादव को मंच पर नहीं चढ़ने दिया। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने स्कोर बराबर कर लिया है। हुआ दरअसल यह है कि सोमवार को दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बुलाया था। पप्पू शामिल हुए। घंटों चली बैठक के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात की और तभी उन्होंने सीएम फेस को लेकर जो बयान दिया उससे आरजेडी के नेता बेचैन हो उठे हैं। पप्पू यादव ने क्या बयान दिया है, पहले वो सुनाते हैं आपको। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी है। अशोक राम जी हमारे लीडर है। दरअसल पप्पू यादव नाम राजेश राम का लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद वो भूल गए, इसीलिए बार बार वो अशोक राम कहने लगे थे। नाम में थोड़ा उनको कंफ्यूजन हो गया। दरअसल बिहार में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस के लिए पप्पू यादव ने 2 नाम आगे किए हैं। पहला नाम राजेश कुमार का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरा नाम तारिक अनवर का, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। यानी एक दलित नेता दूसरे मुस्लिम नेता का नाम पप्पू यादव ने आगे करके तेजस्वी यादव की राह में कांटे बिछाने की कोशिश की है। वैसे हर कोई ये जानता है कि बिहार के महागठबंधन में लालू यादव सबसे बड़े नेता हैं और उनकी ओर से तेजस्वी यादव सीएम प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं। बावजूद इसके कांग्रेस ने 5 मीटिंग के बाद भी ग्रीन सिग्नल अब तक नहीं दिया है। अब उल्टा पप्पू यादव ने कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी मंथन के बाद 2 चेहरों को जवाब के तौर पर पेश कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये पप्पू का सियासी बदलापुर है? कि बिहार चुनाव में श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी है इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में, और नेतृत्वकर्ता भी है। बाकी कांग्रेस पार्टी में कौन साथ हैं कौन नहीं है, इससे क्या मतलब है? तरह का बयान कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया है। कोई व्यक्ति, निर्दलीय व्यक्ति अपने निजी हैसियत से जो बयान दिए हैं, उस बयान को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई नोटिस नहीं लेता है और इस तरह के बयान का कोई प्रतिकार करने की जरूरत नहीं समझता राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन। अब आरजेडी नेताओं की प्रतिक्रिया बता रही है कि पार्टी के अंदर पप्पू के बयान ने कितनी बेचैनी बढ़ा दी है। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि राजनीतिक रूप से पप्पू यादव को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। पप्पू की लालू परिवार और तेजस्वी से क्यों नहीं पड़ती? क्यों कहा जाता है कि पप्पू यादव को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते? इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले पप्पू की पॉलिटिक्स को समझ लीजिए, जिन्होंने 2 ऐसे नामों को आगे किया है जो महागठबंधन खासकर आरजेडी के वोट बैंक माने जाते हैं। आबादी के हिसाब से देखेंगे तो मुस्लिमों की संख्या 18% है। यादव वोटरों की आबादी बिहार में 14%। दलित में रविदास जाति के वोटर 5.2% हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 83% यादवों ने महागठबंधन को वोट किया था, जबकि 76% मुस्लिम और 34% रविदास के वोट महागठबंधन को मिले थे। यानी एनडीए की तुलना में तीनों समुदाय के सबसे ज्यादा वोट इसी गठबंधन के खाते में गए। इस बार के चुनाव में मुसलमान वोटों के कई दावेदार हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने दलित और मुस्लिम सीएम का दांव चलकर एक तरीके से लालू परिवार को फंसा तो दिया ही है। सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम वोट बैंक पर लालू की आरजेडी के साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम की भी नजर है। अभी 9 जुलाई को जब पटना में राहुल और तेजस्वी ट्रक पर खड़े होकर मोर्चा निकाल रहे थे, तब पहली कतार में किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं दी गई थी। इस बात को लेकर भी मुस्लिम वोटरों में नाराजगी की बात सामने आ चुकी है। ऐसे में मुस्लिम सीएम का चेहरा उछालकर
पप्पू यादव ने लालू परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। साथ ही पप्पू यादव ने सीट बंटवारे के लिए स्ट्राइक रेट को आधार बनाने की मांग करके तेजस्वी पर डबल अटैक किया है। कौन कहा स्टेज पर? भैया हमको स्टेज पर चढ़ना ही नहीं था। हम तो अपने हीरो हैं दुनिया के, हमें किसी की जरूरत नहीं है सर। बस राहुल गांधी जी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है और मैं वैचारिक आदमी हूँ और कांग्रेस की विचारधारा ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कोई इस देश के ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बीइंग को बचा सकता है तो राहुल गांधी में वो ताकत है। जिसका स्ट्राइक रेट मजबूत हो उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए और कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। अब दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, गालिब कभी कह कर गए थे, अब पप्पू यादव और क्या बोल सकते हैं।